metabolic acidosis is a condition when there is a disorder in the balance of acid and base. Acid is too much and base is deficient. So base is low, base is deficient and acid is too much. So it could be the reason that अगर acid ज़्यादा produce हो रहा है body में और वो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या तो ये रीज़न हो सकता है ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या एलिमिनेट नहीं हो रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा किडनी के थ्रू, जो एसिड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है। एंड देयर इज डेफिशिएंट बेस, मीन्स जो बेस है वो एलिमिनेट हो रहा है, जैसे इन केस ऑफ डायरिया वॉमिटिंग जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं। सो दिस आर द रीजंस। एंड इन दिस कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जब एसिड लेवल ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल इज बिटवीन 21 to 29 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बाइकार्बोनेट्स, बट इफ दैट गेट्स डिक्रीज्ड below 21 milli equivalents per liter, then this is known as metabolic acidosis. And if it gets deplete more than 12 milli equivalents per liter, 12 milli equivalents per liter, अगर 12 से भी ज़्यादा नीचे हो जाए, then it is termed as severe metabolic acidosis. Now in our body हमारा जो मैकेनिज्म है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करती है हमारी बॉडी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स जो बैलेंस करते हैं एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स को। ठीक है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम। बाइकार्बोनेट बफरिंग। नाउ क्या होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस CO2 जब हमारी बॉडी में बनती है तो CO2 इज टेकन बाय द रेड ब्लड सेल्स एंड देन इट इज मिक्स्ड विद वाटर। दिस रिएक्शन ऑफ CO2 एंड वाटर मेक carbonic acid, H2CO3, carbonic acid. This carbonic acid is formed that immediately dissipates into hydrogen ions and bicarbonate. So that's how bicarbonate and hydrogen ions are produced inside our body by this bicarbonate buffering system. तो ये एक mechanism है that maintains the balance of acid and base inside our body. So this is the first in which CO2 reacts with water to make carbonic acid. Carbonic acid get dissipates into hydrogen ions and bicarbonates. Bicarbonate ion. Okay, this is the first. Now second mechanism is intracellular buffering. Now in this intracellular buffering, hydrogen ions are absorbed from the molecules like protein. जैसे प्रोटीन्स है हमारी मसल्स में, एंड जो कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स है हमारी बोन्स में, कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स हमारी बोन्स में, वहां से हाइड्रोजन आयंस आर गेट अब्सॉर्ब्ड। सो अगर हाइड्रोजन आयंस वहां से निकल जाते हैं प्रोटीन्स एंड कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स से, ये हाइड्रोजन आयंस वहां से निकल के अब्सॉर्ब हो जाते हैं, इंट्रासेल्युलर बफरिंग कहते हैं इसे। तो क्या होगा,
हमारे मसल्स में से जो प्रोटीन्स है वहां से हाइड्रोजन आयंस चले गए, बोन्स में जो कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स थे वहां से हाइड्रोजन आयंस चले गए, तो क्या होगा, बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन्स विल गेट वीक एंड विल प्रोन टू मोर फ्रैक्चर, एंड मसल्स भी जो है वो वीक हो जाएंगी, मसल्स में प्रोटीन्स में से हाइड्रोजन आयंस चले जाएंगे तो मसल्स भी वीक हो जाएंगी, मसल एक होगा, मसल वीकनेस होगी, पेन्स होंगी। तो इन दिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्लिनिकल फीचर्स आर लाइक दिस, आपको क्लिनिकल फीचर्स में ये सिम्टम्स दिखेंगे, बोन वीक्स हो जाएंगी, प्रोन टू फ्रैक्चर एंड मसल्स वीक, क्रैम्प्स। नाउ थर्ड मैकेनिज्म, थर्ड इज respiratory compensation and fourth is renal compensatory mechanism. So both respiratory system and renal, our kidney also perform the compensatory mechanism to maintain the balance of acid and bicarbonates. Now हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा जो लंग्स है, वहाँ भी पता चल जाएगा, ब्रेन स्टेम के थ्रू सिग्नल्स सेंड होंगे। जब पीएच लो हो जाएगा, एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, पीएच इज ऑलवेज बिटवीन 7.35 to 7.45. This is the normal pH. 7.35 to 7.45. This is the normal pH. अगर इससे ज़्यादा कम हो जाए pH, अगर लो हो जाए 7.35 से कम हो जाए, तो एसिड जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिडोसिस हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ना इसको कंपेंसेट करने के लिए जो हमारे लंग्स हैं, किडनी, वो भी मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। क्या होता है, जब हमारी बॉडी में पीएच लो हो जाएगा तो कीमो रिसेप्टर्स विल सेंस इट आउट कि यस, जो बॉडी में एसिड है वो बढ़ गया है, पीएच लो हो गया है, देन दिस कीमो रिसेप्टर्स विल सेंड सिग्नल टू ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है, दैट सेंटर देन विल स्टिमुलेट द एल्वुलाई हाइपरवेंटिलेशन। जो ब्रेन स्टेम के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है वो लंग्स के एल्वुलाई का वेंटिलेशन को इंक्रीज कर देंगे, हाइपर वेंटिलेशन कर देंगे, ताकि जो एक्सेस ऑफ CO2 है वो ब्रीथ आउट हो जाए, निकल जाए। सो दैट्स हाउ द रेस्पिरेटरी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म अकर्स। ये क्या करेगा, जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन स्टेम से हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट करेगा, जो एल्वुलाई है लंग्स के उनको स्टिमुलेट करेगा, हाइपर वेंटिलेशन कर देगा, जिससे जो एक्सेस CO2 है वो निकल जाएगी। तो पीएच जो है, जो लो पीएच है वो नॉर्मल हो जाएगा, पीएच नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है, अगर एसिडोसिस नहीं है, अगर पीएच हाई है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन स्टेम में, वो एल्वुलाई जो लंग्स के हैं उनको हाइपोवेंटिलेशन कर देगा, ऑपोजिट। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइपरवेंटिलेशन होगा, हाइपरवेंटिलेशन, एंड मेटाबॉलिक जब अल्कलाइन हो जाएगा ब्लड तो हाइपोवेंटिलेशन होगा, ऑपोजिट एक्शन। नाउ रीनल कंपेंसेटरी, जो किडनीज है दैट विल प्रोड्यूस एमोनिया एंड मोनोफॉस्फेट टू जनरेट मोर हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इस तरीके से किडनी भी ज्यादा बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा। सो दिस आर द 4 मैकेनिज्म इन आवर बॉडी। जब एसिड एंड बेस बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये 4 मैकेनिज्म वर्क करते हैं। नाउ द रीजंस, कॉजेस, क्या रीजन है कि जो एसिड है इतना ज्यादा बढ़ रहा है? इट कुड बी ड्यू टू लाइक पेशेंट अगर अल्कोहल ज्यादा ले रहा है, इन केस ऑफ अल्कोहलिज्म, या पेशेंट डायबिटिक है तो डायबिटिक पेशेंट में क्या होगा, कीटोएसिडोसिस,
कीटोन्स ज्यादा बनेंगे, कीटो एसिड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। थर्ड इज हंगर, अगर पेशेंट हंगर में है, ज्यादा प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहा है, बहुत टाइम से नहीं कुछ खाया, हंगर है, या माल न्यूट्रिशन है, पेशेंट को डाइट नहीं मिल रही, तो हंगर में भी एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होगा। देन एक्सरसाइज, अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है पेशेंट, तो उस केस में भी लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि देयर इज नॉट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन द बॉडी टू ब्रेक द ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज, तो लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड मोर। देन इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, डायबिटीज में कीटो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे, कार्बोलिक एसिड भी प्रोड्यूस होगा, एंड बिसाइड दिस इंटेस्टाइनल स्ट्रैंगुलेशन, इसमें भी एसिड प्रोड्यूस ज्यादा होता है, इंटेस्टाइनल स्ट्रैंगुलेशन। अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, डायबिटिक में कीटो एसिडोसिस है पेशेंट को, तब हंगर, एक्सरसाइज, इंटेस्टाइनल स्ट्रैंगुलेशन, एंड अगर कोई इंटॉक्सिफिकेशन है लाइक ऑफ सल्फेट्स, सैलिसाइक्लाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेनॉल, मेथेनॉल, ब्रूफेन, अगर पेशेंट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ब्रूफेन, साइनाइड अगर ले लिया है, तो इंटॉक्सिफिकेशन से भी ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। नाउ सेकेंड रीजन इज, अगर जो बेस है, बाइकार्बोनेट्स हैं, वो ज्यादा एक्सक्रीट हो रहे हैं बॉडी से, लाइक इन केस ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग, ulcerative colitis, then intestinal fistula, then Addison disease. So in this type of diseases, like अगर कोई infection है, तो डायरिया, वॉमिटिंग हो रहा है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंटेस्टाइनल फिस्टुला है, या एडिसन डिजीज है, तो उसमें बेस डेफिशिएट होगा, जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो एक्सक्रीट हो रहे हैं बॉडी से। एंड आई ऑल्सो फॉरगेट टू मेंशन दैट द डिजीज रेप्टोमाइलोसिस, अगर पेशेंट को रेप्टोमाइलोसिस डिजीज है, रेप्टोमाइलोसिस इज अ डिजीज, रेप्टोमाइलोसिस, it is a disease in which there is breakdown of damaged muscles, जैसे जो damaged and weak muscles होती है उनकी breakdown होता है, तो जब continuous breakdown हो रहा होता है तो उसमें प्रोटीन्स होता है मसल्स में, मायोग्लोबिन, उसका ब्रेकडाउन होता रहता है। जब वो ब्रेकडाउन होता है तो किडनी के थ्रू बाहर एलिमिनेट होता है, ठीक है, तो जब बाहर एलिमिनेट होता है ये मायोग्लोबिन कंटिन्यूसली किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट होता रहता है, तो ये किडनी को वीक कर देता है, किडनी का डैमेज कर देता है। तो अगर पेशेंट को रेप्टोमाइलोसिस है तो उस केस में भी अगर किडनी डैमेज होगी तो किडनी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? टू रीअब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर उनकी डेफिशिएंसी हो रही है, अगर लाइक वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, तो किडनी रीअब्सॉर्ब करता है एंड एक्सक्रीट करता है अगर ज्यादा हो रहा है, जैसे वाटर अगर ज्यादा है या इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम ज्यादा है या पोटेशियम ज्यादा है बॉडी में, तो उसको बैलेंस करने के लिए किडनी एक्सक्रीट कर देगा जो एक्सेस वाटर या इलेक्ट्रोलाइट है। तो दैट्स हाउ किडनी परफॉर्म इट्स फंक्शन। बट अगर जो रेप्टोमाइलोसिस डिजीज है उसका जो प्रोटीन है मायोग्लोबिन वो डैमेज कर देता है किडनी को, तो किडनी परफॉर्म नहीं कर पाती फंक्शन। तो अगर जैसे रीअब्सॉर्ब करना है एसिड या इलेक्ट्रोलाइट्स या वाटर, वो रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब जैसे इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस ज्यादा एसिड बन रहा है एंड वो बाहर नहीं निकल रहा, तो ये एसिड बाहर क्यों नहीं एलिमिनेट कर पा रही किडनी? क्योंकि किडनी की रीनल इनसफिशिएंसी है। तो इन केसेस लाइक रेप्टोमाइलोसिस किडनी डैमेज हो जाती है, वीक हो जाती है। ऑल्सो इन किडनी फेलियर भी एक रीजन है हाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। सो वी हैव डिस्कस्ड द कॉजेस, नाउ वी विल लुक फॉर द क्लिनिकल फीचर्स of metabolic acidosis. Now the first we will look for neurological features. जो न्यूरोलॉजिकल फीचर्स है
उसमें हमें मिलेगा स्टूपर, कोमा, सीजर्स, मेंटल डिसोरिएंटेशन, अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस लेवल जो है पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है. सो दिस आर द न्यूरोलॉजिकल फीचर्स. देन हार्ट के फीचर्स हमें क्या मिलेंगे? कार्डियक एरिथमास, पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, इंक्रीज्ड रेट पर. ओके. देन हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन. देन अगर हाइपोटेंशन है, लो ब्लड प्रेशर है तो क्या होगा? कोल्ड एंड क्लेमी स्किन, क्योंकि जब भी बीपी लो होगा तो कोल्ड एंड क्लेमी स्किन मिलेगी एंड कोल्ड स्किन मिलेगी. हेडेक भी हो सकता है पेशेंट को, वर्टिको भी हो सकता है पेशेंट को, पाल्पिटेशन, कार्डियक एरिथमा, टेकिकार्डिया. देन गैस्ट्रिक सिम्टम्स क्या मिलेंगे हमें? गैस्ट्रिक में हमें मिलेगा वॉमिटिंग, नोजिया, एब्डोमिनल पेन्स. देन बिसाइड दिस क्रैम्प्स भी पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि मरोड़े आ रही हैं पेट में. क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को. एसिड जब ज़्यादा हो जाएगा तो पेशेंट का जी घबराएगा, भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया. ऑल्सो हाइपोक्सिया, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, हाइपोक्सिया. तो जब हाइपोक्सिया है एंड एसिड लेवल जो है वो इतना ज़्यादा है, पीएच जो है वो लो है, तो जो बेस है वो डेफिशिएंट मिलेगा. HCO3 जो बाइकार्बोनेट्स हैं दैट विल बी फाइंड लो इन कंसेंट्रेशन, वेरी लो. यूरिन विल बी एसिडिक, जो यूरिन है वो एसिडिक मिलेगा क्योंकि इतना ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन है बॉडी में और वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तो यूरिन जो है वो एसिडिक दिखेगा. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाइड्रोजन आयंस विल गेट absorbed away from the proteins molecules and जो बोन्स में कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स हैं वहाँ से हाइड्रोजन आयंस निकल के ब्लड में जाएगा, क्योंकि ब्लड में एसिड ज़्यादा है. तो उसको बैलेंस करने के लिए, हमारा जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए इंट्रासेलुलर बफरिंग होगी. तो उसमें क्या होगा, जो हमारे बोन्स में एंड मसल्स में जो प्रोटीन्स एंड बाइकार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स हैं वहाँ से हाइड्रोजन्स निकल के ब्लड में जाएंगे टू मेंटेन द बैलेंस, टू मेंटेन द पीएच. तो क्या होगा, बोन्स में कमी हो जाएगी कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स की, तो बोन्स वीक होंगी, फ्रैक्चर जल्दी होगा एंड मसल्स में भी पेन होगा, वीकनेस. So next we will discuss now the investigation in metabolic acidosis. Investigation. So first is arterial blood gas analysis, ABG. Arterial blood gas analysis. In ABG हमें पता चल जाएगा कि pH कितना है, बाइकार्बोनेट्स कितने हैं एंड एसिड कितना है, तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा बाय एबीजी. बिसाइड दिस किडनी इमेजिंग कराना है, किडनी इमेजिंग. देन यूरिन एनालिसिस, यूरिनलाइसिस एंड किडनी फंक्शन टेस्ट. बिसाइड दिस अदर ब्लड टेस्ट लाइक कंप्लीट ब्लड टेस्ट हो गया, हेमोटोक्रिट हो गया. उससे पता चल जाएगा ब्लड का पीएच कितना है, तो हमें पता चल जाएगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है एंड जो सारा रेशियो है कितना एसिड लेवल ज़्यादा है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा. तो इन इन्वेस्टिगेशन एबीजी, किडनी इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, देन यूरिनलाइसिस एंड किडनी फंक्शन टेस्ट एंड कंप्लीट ब्लड टेस्ट. So these are the investigation. In treatment, now acidosis. एसिड ज्यादा है, बाइकार्बोनेट्स कम है, बाइकार्बोनेट्स आर लेस देन 21 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर एंड अगर सीवियर होगा तो लेस देन 12 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर बाइकार्बोनेट्स होंगे सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर. तो हमें क्या करना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर एसिड्स ज्यादा है बॉडी में एंड बेस डेफिशिएंट है, जो बेस है वो कम है, तो हमें क्या देना है, हमें बेस देना है. तो इन ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, 50 मिलीमोल ऑफ 8.4% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन के थ्रू हम देंगे.
इन्फ्यूज करेंगे पेशेंट के अंदर, इन्फ्यूशन के थ्रू देंगे हम 50 मिलीमोल ऑफ 8.4% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बाय इन्फ्यूशन। बिसाइड दिस अदर इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, अगर वो कम है तो इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, वाटर देंगे। एंड डाइट ऐसी देंगे पेशेंट को, बिल्कुल ही सिंपल डाइट देंगे जिसमें फ्रूट्स ज्यादा है या ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर एसिड ना हो। जैसे हमने देखा था कि कॉजेज में क्या था, जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कीटो एसिड्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो डायबिटिक पीपल हैं, अल्कोहलिज्म, हंगर, तो पेशेंट को बिल्कुल हंगरी तो रखना ही नहीं है, थोड़े थोड़े इंटरवल के अंदर पेशेंट को डाइट देते रहना है।